हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नर्मदा वैन। इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक के 2022 के PYQs का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है वो वेब 3.0 के रिगार्डिंग पूछ रखा है कि वेब 3.0 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डेटा। तो ये वाली बात तो सही है कि वेब 3.0 में डेटा ओनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। डेटा ओनरशिप, और ये किसके थ्रू इम्प्लीमेंट की जा रही है, जैसे ब्लॉकचेन के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं एक डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसके थ्रू एक तरीके से जो खुद यूज़र अपना डेटा खुद कंट्रोल कर पा रहा है। तो एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है जिसके थ्रू डेटा कंट्रोल किया जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि वेब 3.0 में देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। बिल्कुल, ये तो होते हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क होंगे। और वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से यूज़र जो डेटा है या कंटेंट है उसको ऑन करता है और उसके बाद जो टोकन्स हैं वो अर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला फीचर है, बिल्कुल है 3.0 का। वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूज़र कलेक्टिवली रेदर देन ए कॉरपोरेशन। तो सही बात है, जैसे कोई सिंगल कॉरपोरेशन नहीं होती, जैसे कोई गूगल या अभी हम जो वेब 2.0 में देखते हैं फेसबुक, ये डेटा कंट्रोल करते हैं। तो ऐसा वेब 3.0 में नहीं होगा। एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सारे जो भी यूज़र्स होते हैं उनकी ओनरशिप होती है। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसमें ऑल थ्री वुड बी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेस के बारे में पूछ रखा है। सेस क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है ना वो प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको तुम क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, डेटा एंट्री वगैरह ऐड कर सकते हो या फिर फील्ड लेवल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो ये सब फैसिलिटीज़ होती हैं। तो सेस क्या है, सेस बायर कैन कस्टमाइज द यूज़र इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड। बिल्कुल सही बात है, जो यूआई और जो डेटा फील्ड है उनको चेंज कर सकता है, तो ये तो सही है। सेस यूज़र कैन एक्सेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइस। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी है ना, ये भी सेस का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि सेस को कैसे यूज़र एक्सेस कर सकता है, भाई मोबाइल से भी कर सकता है, या फिर किसी को पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से कर देगा, या फिर टैब से कर सकता है। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी होती है, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर द फॉर्म ऑफ सेस। तो बिल्कुल, अगर किसी ने एटलीस्ट आउटलुक भी चलाया होगा तो उनको पता होगा कि आउटलुक में आप जैसे कैसा उसका यूआई दिखना चाहिए या फिर कौन कौन से फील्ड दिखने चाहिए, वो सब कस्टमाइज कर सकते हो। तो हर कंपनी अपने हिसाब से आउटलुक को कस्टमाइज कर सकती है। तो थर्ड ऑप्शन है वो भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल थ्री वुड बी राइट आंसर, तो डी वुड बी राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रखा है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। तो बेसिकली ये FOBS है क्या, तो ये एक कोल्ड वॉर एरा की मिसाइल स्ट्रेटजी है। ठीक है, कि हमें मिसाइल कैसे मारनी है उसके रिगार्डिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के अराउंड जो लो अर्थ ऑर्बिट है LEO, उसमें मिसाइल को प्लेस कर दिया जाता है। तो सबसे पहले एक मिसाइल लॉन्च करेंगे, उसको यहाँ जो LEO है लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें ऑर्बिट करवाने लग जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि किसी टाइम पे जैसे मान लो यहाँ हिट करना है, तो जब ये घूमती रहेगी और अगर मुझे यहाँ हिट करवाना होगा तो एकदम से उसको डी ऑर्बिट करवा दूंगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट कर जाएगा। तो अब इसमें एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज एक तो ये है कि भाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से हिट कर सकता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन हो सकती है। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि जो डी ऑर्बिट ये एकदम सडनली करती है, तो कई बार उसकी वजह से भी अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। और देखा जाए तो इसमें पार्शियल ऑर्बिट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई पूरा सर्कल करना ही है, आधे सर्कल के बाद भी तुम डी ऑर्बिट करवा के हिट कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी थी। तो बेसिकली ये क्या है, एक मिसाइल सिस्टम के रिगार्डिंग है। तो अब देखिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रॉइड अप्रोच द अर्थ एंड एक्सप्लोइड इट इन द स्पेस। ये तो क्या हो रहा है कि बाहर से कोई एक एस्ट्रॉइड आ रहा है
और वो अर्थ को ना टकरा जाए, जो ये अपनी अर्थ है, इसलिए हमने एक मिसाइल लॉन्च करके इसको एस्ट्रॉइड को हिट कर रहे हैं। तो ऐसे वाली बात है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। हम जो FOBS है, इसमें तो कहीं पे मिसाइल मारने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, तो पहला तो गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है। दूसरा बोल रखा है ए स्पेस क्राफ्ट लैंड ऑन अनदर प्लेनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशंस। तो ये भी सेम बात बोल रहा है कि भाई जो इंटरप्लेनेटरी मिशन है, कि ये अर्थ है और ये दूसरा कोई प्लेनेट है जैसे मार्स है, तो यहाँ से हम एक मिसाइल लॉन्च करेंगे, फिर वो यहाँ घूमता रहेगा और फिर वो करेगा। तो ऐसी बात नहीं है, ये तो हम इंटरप्लेनेटरी मिशन के बारे में बोल रहे हैं, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए मिसाइल इज पुट इनटू ए स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, डी ऑर्बिट ओवर द टारगेट ऑन द अर्थ। तो ये वाली बिल्कुल सही बात है कि एक स्टेबल ऑर्बिट में प्लेस कर दी जाती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो सडनली उसको डी ऑर्बिट करवा दिया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। ए स्पेसक्राफ्ट मूव्स अलोंग ए कोमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेस ए प्रोब ऑन इट्स सरफेस। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई कॉमेट है, वो अर्थ के चारों तरफ जैसे यहाँ रोटेट कर रहा है, तो यहीं पे एक और स्पेसक्राफ्ट को भी सेम स्पीड से हम चलाएंगे और वहाँ पे फिर कुछ प्लेस करना हो तो कर लेंगे। तो ये बेसिकली ये भी क्या कर रहा है, एक कॉमेट रेंडेजेस मिशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो कॉमेट के रिगार्डिंग जो मिशन होता है उसके लिए बात कर रहा है। तो ये वेपन सिस्टम की बात है क्या? ये तो वेपन सिस्टम की बात तो नहीं है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्यूबिट के रिगार्डिंग पूछ रखा है। अब देखिए क्यूबिट किस में आता है, क्यूबिट को हम क्वांटम बिट भी बोल सकते हैं, क्वांटम बिट। अब देखिए जो क्लासिकल बिट होते हैं ना, या उसको उसमें दो चीज़ें होती हैं। क्लासिकल बिट्स में दो ही वैल्यू ले सकता है, 0 या 1। लेकिन जो क्यूबिट है वो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है, या बोथ एट ए टाइम भी ले सकता है। तो इसमें जो सुपर इम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट है वो भी हो सकता है कि दोनों की दोनों वैल्यू ले ले साथ में। ठीक है, तो ये भी क्यूबिट का फीचर है। तो देखिए क्यूबिट फाउंडेशन होता है किसकी, क्वांटम कंप्यूटर्स की, क्वांटम कंप्यूटर्स की। तो ये किससे रिलेटेड है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। बाकी जो ऑप्शन है वो रेलेवेंट नहीं है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी हैं जिनको हम शॉर्ट रेंज डिवाइस या टेक्नोलॉजी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए जो CCTV होता है, जिसको क्लोज सर्किट टेलीविज़न, इसको और क्या बोलते हैं, CCTV होता है। तो ये लोकल मॉनिटरिंग के लिए काम में आता है। ठीक है, घर में होता है, घर में ही इसकी मॉनिटरिंग वगैरह की जाती है। तो क्या है, एक विद इन लिमिटेड एरिया में ही रहता है। ठीक है, विद इन लिमिटेड एरिया। तो क्या बोल सकते हैं, ये शॉर्ट रेंज है, बिल्कुल शॉर्ट रेंज है। दूसरा देखो RFID है। RFID कहाँ यूज किया जाता है, जो मेट्रो कार्ड्स हो गए उनमें यूज करते हैं, या इसके अलावा फास्टैग में यूज करते हैं। तो इन सब में यूज करते हैं। और ये बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर्स में, तो फ्यू सेंटीमीटर से कुछ मीटर्स में ही इसकी रेंज होती है। तो ये भी क्या है, आपकी शॉर्ट रेंज ही है। थर्ड जो बोल रहा है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, तो यहाँ देखो लोकल से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट रेंज की बात कर रहे हैं। तो एक जो WAN होता है उसके कंपैरेटिवली तो ये शॉर्ट रेंज है। और इसमें भी क्या होता है, ये भी जो 50 से 100 मीटर के आसपास की रेंज होती है, तो इसमें भी क्या बोल सकते हैं, ये भी शॉर्ट रेंज ही होता है। तो इसमें ऑल थ्री वुड बी आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बायोफिल्म के रिगार्डिंग है। तो बायोफिल्म क्या होती है, ये एक तरीके से बायोफिल्म है, वो कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये किसी भी जो सरफेस है उससे स्टिक करती हैं, सरफेस से स्टिक करती हैं और उस कुछ एक फिल्म बना लेती हैं इसके राउंड। ठीक है, तो इसका जो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो मल्टीपल जगह है इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो देख लेते हैं। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यूज, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस, तो फूड प्रोसेसिंग सरफेस वगैरह पे भी बन सकते हैं, जैसे जो कटिंग बोर्ड होते हैं या फिर पाइपलाइंस होती हैं फूड इंडस्ट्रीज़ में, तो उनके ऊपर भी बायोफिल्म्स देखी जा सकती हैं। ठीक है, कटिंग बोर्ड। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है
उसमें बोल रहा है कि बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़। तो कई बार क्या होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, बिल्कुल ही इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाया जा सकता है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो भी सही है। तो ऑल थ्री वुड बी राइट आंसर हियर ऑल्सो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्रोबायोटिक्स के रिगार्डिंग पूछ रखा है। देखो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, लाइव बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनको हम एक तरीके से प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई, कर्ड में पाए जा सकते हैं, योगार्ट में पाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फर्मेंटेड जो फूड होता है, फर्मेंटेड फूड, उसमें भी पाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल एक बार देख लेते हैं कि भाई इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। तो पहली बात जो है ये बिल्कुल सही है कि जो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं या फिर यीस्ट भी हो सकते हैं। तो क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ना, तो वो दोनों हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन आवर गट। देखो ये बहुत एक्सट्रीम हो गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ स्पेशल ऐसे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और वो हमारे गट्स में ही नहीं है, नेचुरली है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता, गट में भी नेचुरली जो प्रोबायोटिक्स है वो पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो गट माइक्रोबायोटा है उसका ऑलरेडी पार्ट होते हैं बायोटा। थर्ड जो ऑप्शन है उसमें बोल रहा है प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड वाला सही है। बेसिकली क्या करते हैं, ये जो लैक्टोज है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर किसी पर्सन को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसको उसके लिए भी ये यूज़फुल होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 और 3 वुड बी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रखा है जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की गई किसमें, कोविड-19 के टाइम, उनके रिगार्डिंग। तो बोल रहे हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड। तो ये वाली बात तो सही है। यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म, देखो ये बात गलत है कि ये mRNA प्लेटफॉर्म इसमें यूज हुआ था। तो ये क्या था, एक एडिनो वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन थी। तो इसको दूसरा जो नाम बोल रहे थे वो क्या था, चिंपांजी एडिनो वायरस भी बोल रहे थे, एडेनो वायरस। तो ये एडिनो वायरस वेक्टर बेस्ड थी। लेकिन mRNA बेस्ड कौन कौन सी थी, दो वैक्सीन का नाम आ रहा था, एक तो क्या फाइजर और दूसरी मोडेना। तो ये दोनों वैक्सीन mRNA बेस्ड थी। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो स्पुतनिक वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो ये वाली बात बिल्कुल सही थी कि जो स्पुतनिक है और ये किसने बनाई थी, रसिया की वैक्सीन थी। तो ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन थी। तो इन्होंने क्या किया था, दो एडिनो वायरस वेक्टर इनका यूज किया था। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बोल रहा है कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। तो देखो ये वाली बात भी सही है कि इसमें क्या हुआ था, SARS-CoV-2 वायरस है, SARS-CoV-2 जो वायरस था उसी का एक इनएक्टिवेटेड वर्जन था, उसको यूज़ किया था। तो बेसिकली इसका इस वायरस को किल किया, तो इसका जो किल्ड फॉर्म था उसको इस कोवैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट किया गया था। तो बिल्कुल ये वाली बात सही है। तो इसमें क्या है, 2 और 3 सही है, पहला गलत है। तो बी वुड बी राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सोलर फ्लेयर के रिगार्डिंग पूछ रखा है। और देखिए जो 40वां क्वेश्चन है इसमें 7 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 7 ऑप्शन में से पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्चुअल में सोलर फ्लेयर्स के रिगार्डिंग सही है। तो हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये बोल रखा है कि इफ़ ए मेजर सोलर स्टॉर्म, जिसको बोलते हैं सोलर फ्लेयर, रीचेज द अर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। कि सोलर फ्लेयर अगर अर्थ पे पहुंच जाता है तो इनमें से क्या क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, GPS एंड नेविगेशन जो सिस्टम है कुड फेल। तो देखो ये तो बहुत ही बेसिक वाली बात है कि अर्थ है, अर्थ के अराउंड यहाँ पर अपने सैटेलाइट वगैरह होते हैं और GPS वगैरह इन्हीं से होता है। तो सबसे पहले तो इन्हीं के ऊपर हिट होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आते हैं उधर से, तो उनकी वजह से इस पे तो सीधा इम्पैक्ट होना ही होना है। तो पहला तो बहुत डिफ़ॉल्ट चॉइस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही हैं वो क्या कर रही हैं,
जो अर्थ का आइनोस्फीयर है, आइनोस्फीयर उसको इम्पेक्ट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। देखो बेसिक नॉलेज है, सुनामी किससे आती है? सुनामी भाई अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, या फिर कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हो जाए तब आती है। सुनामी इससे तो आती नहीं भाई, सोलर फ्लेयर आ गया सुनामी आ गई, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा जो बोल रहे हैं पावर ग्रिड कुड बी डैमेज्ड, तो बिल्कुल जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता है वो क्या कर सकता है? करंट इंड्यूस कर सकता है, और उससे जो भी ट्रांसफॉर्मर वगैरह हैं वो फेल हो सकते हैं, तो पावर ग्रिड को तो ये नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये वाली बात तो सही है। इसके बाद देखते हैं जो चौथा ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, वो बोल रखा है कि इंटेंस अरोरा कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ। देखिए यहाँ पे जो इसने बोला है ना कि मच ऑफ द अर्थ, वो काफ़ी एक्सट्रीम है, क्योंकि जो अरोरा है वो फॉर्म तो होते हैं, पोलर रीजन में अगर बात करें तो अरोरा फॉर्म होते हैं, लेकिन क्या एंटायर अर्थ पे फॉर्म हो जाएंगे? तो ये वाली बात गलत है, इसलिए क्योंकि ये एग्जेजरेशन है, इसलिए ये वाला फैक्ट गलत हो जाएगा। जो पांचवा है वो बोल रहा है फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट। अब ये वाली बात भी सही है भाई, अगर मान लो ये अर्थ है, इधर सन है आपका, ठीक है, ये सन है, तो अगर कुछ होगा भी इधर तो एक पार्ट में आग लग जाए ये तो फिर भी मान लेंगे, पूरी अर्थ पे लग जाए ये तो मतलब बहुत एग्जेजरेशन हो गया ना स्टेटमेंट का। और डायरेक्ट लिंक क्या सोलर फ्लेयर का फॉरेस्ट फायर से होता है? तो नहीं, डायरेक्टली तो फायर नहीं लगती है। ऐसा हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिसरप्ट हो जाए, फिर वहाँ से कुछ ब्लास्ट हो जाए, उससे फॉरेस्ट फायर लग जाए, लेकिन डायरेक्टली नहीं लगेगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। जो छठवां ऑप्शन है वो क्या है कि ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो ये क्या है कि एक तरीके से जो डायरेक्टली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है वो सैटेलाइट को इम्पेक्ट करता है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है, कुछ कोई ड्रैगिंग इंक्रीज हो जाए या फिर कुछ ऑर्बिटल चेंज वगैरह हो सकते हैं, तो ये वाली बात सही है। जो सातवां ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि शॉर्ट रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड। देखिए पोलर रीजन है ना, इसका भी थोड़ा सा रोल है कि भाई पोलर रीजन में क्या होते हैं, ये जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो वो जो सोलर फ्लेयर है उनसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होते हैं, तो ये वाली बात सही है वैसे भी कि जो शॉर्ट रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह तो इंटरप्ट हो ही सकते हैं, तो ये वाली बात सही है। तो देखो इसमें गलत क्या क्या है, इसमें 2, 4, 5 गलत है, तो जो अपने पास ऑप्शन बचता है वो है 1, 3, 4, 6, 7, तो ये वाले ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बी सेल और टी सेल इनके बारे में पूछ रखा है। तो बी सेल और टी सेल क्या करते हैं, ये जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसका पार्ट होती है। तो देखो बी सेल तो डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। जो टी सेल्स है वो क्या करता है, ये अपना बी सेल्स है, और जो टी सेल्स है वो क्या करता है, वो जो इन्फेक्टेड जो सेल्स होती हैं, इन्फेक्टेड सेल्स को किल करता है, और उससे जो अपनी इम्यूनिटी है उसको रेगुलेट करता है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जीज, तो बेसिकली ये तो एक तरीके से जो एलर्जिक रेस्पॉन्स है उसकी बात कर रहा है, इम्यूनिटी वगैरह की तो बात कर नहीं रहा, ठीक है, तो ये वाला बात तो गलत हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन देखिए, दे एलिवेट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन, तो ये भी जो कुछ ड्रग्स होती हैं उनका फंक्शन होता है ये, ठीक है। तो ड्रग्स का काम होता है एक तरीके से जो इम्यूनिटी रेस्पॉन्स है, इम्यून सेल्स हैं उनका काम नहीं होता, इम्यून सेल्स का काम नहीं होता ये। इसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, दे एक्ट एज एन इम्यूनो सप्रेसेंट इन द बॉडी, तो सप्रेसेंट की तरह थोड़ी काम करते हैं, ये तो इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, तो इम्यून रेस्पॉन्स को क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं। थर्ड फोर्थ ऑप्शन है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कोज्ड बाय पैथोजेंस, तो ये वाली बात सही है। तो जैसे पैथोजन आता है उसको सबसे पहले तो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करेंगे।
तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बी सेल्स और टी सेल्स का क्या क्या होता है, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को पैथोजन से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नैनो पार्टिकल के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए नैनो पार्टिकल की साइज़ क्या होती है। तो 1 से लेके जो 100 नैनोमीटर है, इस वाली साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। बहुत ही डिफ़ॉल्ट है कि यार ये तो बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन है। नैनो पार्टिकल अर्थ में बहुत तरीके से होते हैं, जैसे वोल्केनिक एस में होते हैं, वोल्केनिक एस में हो सकते हैं, या फिर हम देखें भाई ओशियनिक स्प्रे में हो, डस्ट में हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बायोलॉजिकल पार्टिकल्स में भी हो सकते हैं। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा बोल रहा है नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। तो बिल्कुल सही बात है कि कुछ जो मेटालिक ऑक्साइड हैं उनके जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं। जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड होता है TiO2, तो वो सनस्क्रीन में यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड है ZnO, वो किस में यूज़ होता है, UV प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग यूज़ होता है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। और वैसे भी जेनरिक स्टेटमेंट है कि नैनो पार्टिकल यूज़ तो होंगे ही। कॉस्मेटिक्स क्या होता है, बहुत फाइन ट्यूनिंग चाहिए होती है ताकि वो स्किन से चिपक जाएं और जो भी स्किन में गड्ढे वगैरह हैं उनको फिलअप कर दें। देखिए तो थर्ड है नैनो पार्टिकल ऑफ सम कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। तो ये भी जेनरिक स्टेटमेंट है कि नैनो पार्टिकल्स हैं वो अनसेफ तो होंगे। अगर फूड चेन में अगर वो चले गए हैं, तो फूड चेन में अगर नैनो पार्टिकल चले गए हैं तो वो अनसेफ होंगे ही। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। तो इसमें बी और मतलब इसमें 2 और 3 शुड बी करेक्ट। तो आंसर डी वुड बी राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो DNA बारकोडिंग के रिगार्डिंग है। देखो बारकोड का हम यूज़ क्यों करते हैं कि बारकोड दिखाएंगे, उससे उस पर्टिकुलर कोई भी जो उसके पीछे की एंटिटी होगी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अपने को पता चल जाती है। तो ऐसे DNA बारकोडिंग में क्या होता है, एक शॉर्ट DNA सीक्वेंस होगा, ठीक है, और उस सीक्वेंस के बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्पीसी आइडेंटिफाई में काम, स्पीसीज़ आइडेंटिफिकेशन में काम आती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। तो उसमें क्या होगा, एक DNA सीक्वेंस लेंगे और उससे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो पहला देखो असेस द एज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। तो एज कैसे पता कर लेंगे भाई, एज पता करने के लिए तो अपने को कुछ और चाहिए होगा, क्योंकि DNA में डायरेक्टली तो कोई चेंज आता नहीं है। हमें तो क्या होता है DNA का सीक्वेंस पता होगा, तो उसको हम मैच करेंगे और पता कर लेंगे अच्छा ये वाली स्पीसीज़ है कि नहीं या दूसरी स्पीसीज़ है। तो ये वाला कर पाना तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन दे रखा है डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक। यही तो बेसिक फंक्शन है। ये तो वाला बिल्कुल सही बात है कि दो स्पीसीज एक तरीके से दिख रही हैं तो वो सेम है कि नहीं, तो उनका जो DNA बारकोड है उसको मैच करके देंगे। नहीं मैच कर रहा तो दोनों अलग अलग हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल्स और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड्स। तो बिल्कुल सही बात है, जो अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट है, प्लांट मटेरियल है, इसका मतलब जो अडल्ट्रेशन है उसको आइडेंटिफाई करने में इसका भी एक मेजर रोल हो सकता है। जैसे हॉर्स मीट इन बीफ, तो बीफ में अगर हॉर्स का मीट मिक्स कर रखा हो तो दिखने में सिमिलर सा है, लेकिन उनका जब DNA बारकोड मैच करेंगे तब हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये सही है कि नहीं, इसमें दोनों स्पीसीज सेम है कि नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 और 3 वुड बी करेक्ट आंसर। देखिए इसके अलावा जो पहला ऑप्शन है ना उसमें हम एज के लिए क्या यूज़ करते हैं, एज एस्टिमेशन के लिए एक्चुअली हम एक तो रिंग मेथड होता है, जो एक ट्री होता है, ट्री की जो उसको काटते हैं और उसमें बहुत सारी रिंग्स बनी होती हैं, तो उनके थ्रू भी एज मेजर कर सकते हैं। या फिर जो आइसोटोप होता है जैसे कार्बन 14 हो गया या आर्गन हो गया, तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जो डेटिंग मेथड्स होते हैं। तो रिलेटिव डेटिंग, एब्सोल्यूट डेटिंग वगैरह, तो उनसे हम एक्चुअल में एज पता करते हैं। DNA बारकोडिंग से हम सिर्फ स्पीसीज पता करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रखा है कि एसिड रेन इनमें से किस किस की वजह से होती है। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, इसका सीधा आंसर क्या होता है NO2 SO2। आपको याद रखना है कि एसिड रेन से NO2 और SO2 रिलेटेड है, बहुत बार PYQ में पूछा जा चुका है। लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। देखो जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये तो क्या होता है, एक टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है।
टॉक्सिक गैस है CO। तो इसका तो कोई लेना देना होता नहीं है एसिड रेन से, तो ये एसिड फॉर्मिंग में कोई यूज़ नहीं होता। नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है बिल्कुल, और ये क्या करता है, जो HNO3 है वो फॉर्म करता है। इसके बाद ओजोन है। ओजोन क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो लेकिन इसका एसिड रेन में कोई रोल होता है तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ओजोन स्मोक फॉर्मेशन वगैरह में मतलब यूज हो जाती है या फिर काम आती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है वो फॉर्म करता है। तो बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा, 2 और 4 वुड बी राइट आंसर, तो इसमें B आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने 2022 के PYQs हैं उनको डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।